नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856405099696089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में बेहतर प्रदर्शन करने हेतु यहाँ निरंतर अभ्यास श्रृंखला लॉन्च की गई थी। इसमें 2 मॉक टेस्ट पेपर आपने देखे थे जो कि वीडियोस के माध्यम से पहले ही पब्लिश हो चुके हैं। ये वाला जो मॉक टेस्ट पेपर है, ये मॉक टेस्ट 3, इसमें भी हम बिल्कुल परीक्षा के प्रश्न पत्र के ही प्रारूप पर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें गद्यांश अवबोधन वाला सेगमेंट पहले रहेगा, 60 अंकों का मामला तो यहीं पर रहता है। उसके बाद जो बचे हुए नंबर है वो बाकी हिस्सों में, जैसे पत्र लेखन है, आपके मुहावरे हैं या फुटकर जितनी भी चीजें बीच में आती हैं उसमें बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आपको बेहतर प्रदर्शन हर हाल में करना होता है, तो थोड़ा सावधानी से गद्यांश को पढ़ना चाहिए, क्योंकि गद्यांश को अगर भली भांति पढ़कर आपने एक बार समझ लिया तो बाकी काम आपके लिए बहुत आसान होता है। इसीलिए उसको पहले अच्छी तरह से अवबोधन करना आवश्यक है। अब यहाँ पहला अवतरण आप देख रहे हैं जिसमें कि शब्दों की महिमा के बारे में बताया गया है कि वो असीमित होती है और अक्षर जो होते हैं वो अनश्वर होते हैं। अक्षर जो शब्द है, यहाँ नश्वर लिखा है ना, तो इस पर मत जाइएगा, ये अनश्वर होते हैं, मतलब इनका विनाश नहीं हो सकता है। और शब्द ही है अक्षर, यानी जिसका चरण ना हो। शब्दों की धार, माफ कीजिएगा, शब्दों की धार जो होती है वो बर्छी से भी ज्यादा नुकीली होती है। असल में शब्द जो होते हैं ना, ये देखने में तो ऐसे छोटा सा रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड में एक बार अगर उच्चारित कर दिए गए तो दर्ज रहते हैं, ये कहीं जाते नहीं हैं, इनका विनाश नहीं होता है। और यही समझाने का प्रयास लेखक यहाँ पर कर रहा है। तो इसीलिए शब्दों का उच्चारण सोच समझ कर करना चाहिए। और वही बताया गया है कि शब्दों की धार जो होती है वो बर्छी से भी ज्यादा धारदार होती है, यानी नुकीली होती है, और तलवार से भी ज्यादा तेज होती है। धारदार तलवार एक बार भले ही आदमी को बख्श दे, मतलब भले ही आदमी उससे बच जाए, लेकिन शब्द की मार अगर पड़ गई तो वो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। और मुंह से निकले हुए शब्द ये वापस नहीं लौटते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। तो उसके पीछे ये जो कहावत है, इसके पीछे तात्पर्य वही है कि सोच समझ कर बोलना चाहिए किसी को भी। यही कारण है कि संभल कर बोलने और उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जो बात अभी कही आपसे, वही चीज यहाँ दी हुई है। जो संभल कर बोलेगा वह वाहवाही भले न लूटे पर जीतेगा। मतलब जो संभल कर बोल रहा है वही जीतेगा, क्योंकि सत्य चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर कड़वा है, अप्रिय है, तो उसका उच्चारण भी यहाँ नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। इसलिए सत्य के स्वरूपों पर भी विचार कर लेना आवश्यक है कि हम कौन सी सच्चाई बयान करने वाले हैं। कुछ लोग सच्चाई के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं। अब उनके शब्द अगर नुकीले हुए तो वो कहीं ना कहीं से नुकसानदेह भी होंगे। सत्य का जो फायदा है वो तो मिलेगा, लेकिन नुकसान भी साथ में झेलना होगा। इसलिए अप्रिय सत्य हमेशा हानिकारक होता है। ठीक, तो यहाँ वही कहा गया कि भले ही वो वाहवाही न लूटे लेकिन जीतेगा, और ये तय है। संसार पर राज वही करता है जो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना जानता है, और शब्द से परे कुछ नहीं है और उसके पार भी। ये काफी गहरी लाइन है। इसके बाद नीचे एक दोहा दिया हुआ है, कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करे लेत। मतलब कागा अर्थात जो काला कौवा होता है वो किसका धन लूटने जाता है, मतलब किसका नुकसान कर रहा होता है, और कोयल किसको बैंक बैलेंस में जाकर पैसा गिफ्ट कर देती। मतलब दोनों किसी से ना कुछ देते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग कोयल को अच्छा समझते हैं, मतलब सम्मान देते हैं, और कौवे को देखते ही भगा देते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? तो कोयल मीठी वाणी बोलती है, मीठा शब्द बोलती है, और इसी वजह से लोगों को मनमोहक लगती है। कौवा जो है वो कर्कश वाणी बोलता है, और इस वजह से वो नफरत का पात्र बन जाता है। तो इस प्रकार से ये दोहा है। अब इसमें प्रश्न कैसा पूछा गया है? तो प्रश्न ये है कि ऊपर लिखित गद्यांश, यानी ये जो गद्यांश आपने देखा, इसका शीर्षक आपको अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना है। अपने दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी ले आकर इजाद कर देंगे। लेखक का ही दृष्टिकोण हमें यहाँ डालना है, लेकिन शब्द आपके अपने होने चाहिए। 5 अंकों का ये है, तो जरा सावधानी से। और शीर्षक अगर उपयुक्त हो तो इसमें गणित जैसे नंबर मिलते हैं, मतलब एकदम पूरे पूरे। इसके बाद रेखांकित खंड की सविस्तार व्याख्या करनी है, और रेखांकित खंड इसमें एकमात्र यही है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, दोहे के रूप में। और शब्दों से परे कुछ नहीं है और उनके पार भी, ये एक वाक्यांश है, और इस वाक्यांश का अर्थ काफी गहरा है। तो उस गहरे अर्थ को भी आपको यहाँ समझाना होगा। ये 5 अंकों का है, लेकिन 5 अंकों के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ विश्लेषण करना पड़ेगा। तो ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, शब्दों की महिमा के बारे में इसमें बताया जा रहा है, मतलब शब्द कितने ज्यादा महिमावान है और उनके द्वारा क्या नहीं कराया जा सकता है। अगर आप मीठे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो आप दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। कड़वी वाणी बोल रहे हैं तो आप उसका परिणाम भुगतेंगे, मतलब हमेशा दुख ही झेलेंगे। तो शब्द महिमा इसका एक अच्छा शीर्षक हो सकता है। और भी कई अच्छे अच्छे शीर्षक आप चुन सकते हैं, तो अपने विवेक के हिसाब से चयन करिएगा। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है रेखांकित खंड की सविस्तार व्याख्या। तो एक ही आपका दोहा है और उसके लिए 20 अंकों की यहाँ व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो आप समझिए कि इसका विस्तार करना है। इसमें आप लिख सकते हैं, जो जनरल अर्थ है वो तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन फैलाने की आवश्यकता है ना। तो कागा अर्थात कौवा क्या किसी का धन छीन लेता है, और कोयल क्या किसी को धनवान बना देती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। कबीर का ये दोहा है, कबीरदास का दोहा है, तो आपने पहचान लिया होगा। लेकिन ये कहना क्या चाहता है?
कहना यह चाहता है कि कोयल से लोग प्रेम करते हैं और कौवे से दूर रहना चाहते हैं। वजह एकमात्र है शब्द, यानी उसकी वाणी। कौवे की कर्कश काँव काँव किसी को नहीं अच्छी लगती है। आके बैठने लगे कौवा जो है वो बैठ जाएगा और काँव काँव करने लगेगा तो लोग भगाते हैं। और कोयल जो है वो पेड़ की डाली पर बैठ के कूकती है, यानी उसकी जो कू कू की आवाज़ है वो लोगों को अच्छी लगती है और अपनी वाणी के दम पे वो पूरे जगत में प्रिय बन जाती है। यह शिक्षा मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा सार्थक है। अब ये जो शिक्षा है ना, जो यहाँ दी गई है कि अगर आप मीठी वाणी बोलेंगे तो जग को अपने वश में कर लेंगे, ये जानवरों पर लागू नहीं होती। जो यहाँ उदाहरण और प्रतिमान हमने लिए हैं वो असल में जंतु हैं, मतलब पक्षी हैं, ठीक। और पक्षियों के परिवार या पक्षियों के कुनबे में ये लागू नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कौवे से कोई घृणा करता है और कोयल को बहुत सम्मान देता है। ये मनुष्य की अवधारणा है और मानव समाज के लिए ही शिक्षाप्रद है, तो इसलिए यहाँ पहले ही उसे क्लियर कर दिया गया है। कौवा और कोयल तो मात्र प्रतीक है और कर्कशता या मधुरता उनका प्रजातिगत गुण है, मतलब उनकी प्रजाति का हिस्सा है। कौवे की वो विशेषता है कि वो कर्कश बोलता है, और भी कौवे के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं और कोयल के अंदर बहुत सारे ऐब होते हैं, तो वो उसकी कमियाँ या अच्छाइयाँ उसकी प्रजातिगत विशेषताओं में आती हैं, जो कौवे या कोयल की समूची बिरादरी में समान पाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कौवा जो है वो काँव काँव कर रहा है और दूसरा कौवा जो है वो एकदम मीठी वाणी बोल रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। जितने कौवे हैं, यहाँ तक कि कौवे के छोटे छोटे बच्चे जो अभी अंडों से बाहर आए रहते हैं, उनकी भी आवाज़ सुन लीजिएगा, वो भी बहुत कड़वी होती है, मतलब कान में चुभने वाली होती है, ठीक है। लेकिन मानव जाति में ऐसा नहीं होता। सभी मनुष्य क्या एक जैसा बोलते हैं या एक जैसा प्रिय या अप्रिय बोलते हैं? ऐसा नहीं होता। तो कुछ मनुष्य जो है वो कर्कश और रूखे होते हैं, कुछ जो है वो मृदुल और सौम्य होते हैं। कर्कशता कहीं भी पूज्य नहीं होती। ये मानव जाति की बात हो रही है टोटल, यहाँ पे आप फोकस करके इसी प्रकार से लिखिएगा। कर्कशता कहीं भी पूज्य नहीं होती है, ये केवल अपमान और दुर्दशा ही दे सकती है। रोचक यह है कि दोनों का नियंत्रण और कर्ता हमारी वाणी है। मतलब वाणी यानी जो जबान हमारी है वो चाहे तो कर्कश बोल ले, चाहे तो मधुर बोल ले, और उसका परिणाम मनुष्य भुगतता है। तो पुरानी कहावत भी है, वही बातें ही हाथी पाइए और बातें ही हाथी पाँव। अब यहाँ हाथी पाँव का मतलब फाइलेरिया मत समझ लीजिएगा, यहाँ उसका मतलब ये है कि पहले के ज़माने में खासतौर पर जो मध्यकाल था, तो अपने देश में हाथी बड़े पाए जाते थे, और जो बड़े बड़े नवाब और बादशाह होते थे वो हाथी पाला करते थे, घोड़ों के साथ साथ हाथियों की सेना। और ये मध्यकाल नहीं बल्कि पुराने समय से ही चला आ रहा है। आपने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में सुना होगा, हाथियों की अच्छी खासी संख्या थी। तो जब किसी बात से राजा किसी के ऊपर नाराज हो जाता था तो उसे हाथी के पैर के तले कुचलवा देता था। मतलब उसको व्यक्ति को ऐसे छोड़ दिया जाता था और हाथी को थोड़ा सा अल्कोहल पिला दिया जाता था और वो मतवाला होकर उसे कुचल देता था। ये उसका दंड होता था। तो वही बात है कि मतलब बातें ही हाथी पाइए, यानी आप अच्छी बात बोलकर राजा की प्रशंसा करके उसका गुणगान करके हाथी उपहार में पा सकते हैं। और बातें ही हाथी पाँव, यानी अगर आप कड़वी वाणी बोलते हैं, राजा की निंदा करते हैं, क्योंकि राजा अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहते थे पहले के, तो राजा की निंदा कर दी तो हाथी का पाँव मिलेगा। ये आपने देखा, जीभ जो है वो मनुष्य को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा भी सकती है, हाथी की सवारी भी करवा सकती है। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें, ये तो पुरानी बात हो गई, ठीक, पुरानी कहावत है, और ये कबीरदास जी का जो दोहा है ये भी मध्यकाल का ही है। आज के समय की अगर बात करें तो इसी सुभाषित का उल्टा अर्थ प्रकट हो रहा है। मतलब ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ये एक दोहा है ना, तो उस दोहे का उल्टा अर्थ लोग निकाल रहे हैं। और उल्टा अर्थ क्या है कि लोग ऐसी वाणी बोल रहे हैं कि जहां उनका मस्तिष्क आपे से बाहर हो जा रहा है। मन का आपा खोए यानी वो मन का आपा खो दे रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं। उग्रता की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले के लोगों से बात कर लीजिए जो पुरानिया लोग हैं, और आज के समय के युवा से बात कर लीजिए। ठीक है कि युवाओं में जोश होता है, वो पहले भी होता था, लेकिन आज का जोश जो है वो आक्रामक है, और वो आक्रामकता काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो सकती है, हिंसक हो सकती है। तो उग्रता की मात्रा जब बढ़ेगी तो परिणाम अशांति ही होगा, ये तय है। और इसलिए प्रियवादी बनना चाहिए। प्रियंवद बनने का तात्पर्य चाटुकारिता नहीं होता है। अब कुछ लोग जो है ना वो मीठा बोलने का अर्थ ये समझ लेते हैं कि हम किसी के तलवे नहीं चाटेंगे, हम किसी को भैया बाबू नहीं कहेंगे, और हम बिल्कुल सिर उठाकर जिएंगे स्वाभिमान के साथ। वो असल में स्वाभिमान नहीं होता है, वो अकड़ होती है, जिसको ईगो कहा जाता है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट विनम्रता के साथ जुड़ी हुई होती है। स्वाभिमानी व्यक्ति विनम्र होता है, वो लोगों के आगे झुकना जानता है और इसी वजह से लोग उसके आगे झुकते हैं। और जो अकड़ू व्यक्ति होता है वो हमेशा अहंकार में चूर रहता है। उसे ये लगता है कि हम झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, और किसी से भी हम एकदम से विनम्रता से आप कह के और सम्मान सूचक बात नहीं करेंगे। तो ये दोनों का फर्क है। तो इसीलिए प्रियंवद बनने का मतलब ये है कि चाटुकारिता, ऐसा नहीं। कुछ लोग इसे चमचागिरी मानकर उपेक्षित करते हैं, जैसा कि अभी बताया गया। लेकिन यथार्थ में मधुर वाणी में विनम्र भाव से जो कड़वा सच या आलोचनात्मक वचन भी कहा जाएगा, उसमें अधिक संभावना होगी कि वो सर्वमान्य हो जाए। ऐसा नहीं है कि मीठा बोलने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी बात नहीं निकलवा सकता है, बल्कि वो और सरलता से निकलवा सकता है। अभी आप जाइए किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के पास और उसका सम्मान न कीजिए, बिल्कुल रूखे स्वर में कहिए कि मेरा ये काम करवा दीजिएगा, वो करवाएगा? कभी नहीं करवाएगा। लेकिन अभी आप जाइए उसी व्यक्ति के पास और उसका जरा सम्मान कीजिए, उसे अभिवादन कीजिए, या जैसी उसकी सुश्रुतता हो सकती है उसको करिए, और उससे निवेदन करिए कि मैं बहुत बड़ी विपदा में फंसा हुआ हूँ और आप ही से एकमात्र उम्मीद दिखाई दे रही है, चारों ओर से अंधेरा है, केवल आप ही मेरा ये काम करवा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर दयालु हो जाएगा, मतलब आपसे प्रभावित होगा और निश्चित रूप से आपका वो काम करवा देगा। तो वही बात। अब यहाँ विनम्र भावना जो है वो जब मधुर वाणी के साथ मिलती है, यानी मीठी जबान के साथ मिक्स हो जाती है, तो वो हृदय को सहलाती है, सुकून देती है और सभी को अच्छी लगती है।
किसी का भी दिल जीतना है तो आपको मीठा बोलना सीखना होगा, विनम्रता सीखनी होगी। मीठा बोलने के लिए सबसे पहली शर्त है विनम्रता। अगर आप विनम्र नहीं है तो मीठा नहीं बोल पाएंगे। कठोर वचन कहकर आप केवल स्वयं का आहित करते हैं और स्वयं का आहित करने के साथ साथ कई हृदयों को दग्ध करते हैं, लेकिन असली नुकसान तो आपका अपना ही होता है। कोई भी व्यक्ति गुस्सा करता है, कड़वी वाणी बोलता है, तो उसमें सबसे बड़ा घाटा उसी का है, चारों ओर से, चाहे बाहरी तौर पे देखा जाए या आंतरिक तौर पे देखा जाए। शब्द बाण से बनने वाला व्रण जो है वो कभी भी परिपूरित नहीं हो सकता है। व्रण का मतलब होता है घाव। अगर एक बार किसी को आपने कड़वे शब्द बोल दिए, मतलब कुछ भी अभद्र बोल दिया जो कि उसकी मर्यादा के अनुकूल नहीं था और वो दुखी हो गया, तो आप लाख सॉरी बोल लीजिए उसको, लेकिन वो जो शब्दों का घाव है ना वो कहीं ना कहीं दिल में रहेगा और कभी ना कभी उभर जाएगा। तो वो जो व्रण होता है यानी घाव बनता है वो भरता नहीं है, फिर कोई औषधि उसको भर नहीं सकती और शब्द को वापस भी नहीं लौटाया जा सकता। एक बार मुंह से निकल गए तो फिर निकल गए। इसलिए अपने विवेक रूपी कमान से विचारपूर्वक ही वाक्यवाणों का चयन करना बुद्धिमानी। तो इस प्रकार से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। लिखने के लिए यहाँ पूरा मैदान खुला हुआ है। अब यहाँ पर कुछ विशेषताएं भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे ये पद्य है ना, इसी की व्याख्या करने के लिए कहा गया था। अगर गद्य पंक्ति के नीचे रेखांकन होता तो ये विशेषता या काव्यगत विशेषता को लिखना उतना अनिवार्य नहीं था, लेकिन मान लीजिए कि पद्य पंक्ति है तो उसकी अगर आपको व्याख्या करनी है तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, तब उसमें काव्यगत विशेषता या विशेष करके ऐसे हेडिंग डालकर लिख दीजिएगा। तो ज़्यादा नहीं, 2 इसमें पॉइंट्स बन सकते हैं। एक तो भाषा जो है वो सरल और अनियोक्तिपरक, जैसा कि कबीरदास की अक्सर भाषा में देखा जाता है। पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा ही है, तो उसमें अनियोक्ति की भरपूर मात्रा होती। और दोहे में अगर हम अलंकारों की खोज करें तो अनुप्रास और अनियोक्ति अलंकार हैं। मूल रूप से अनुप्रास अलंकार इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए अवतरण के दूसरे हिस्से को देखते हैं। यहाँ शीर्षक हमने चुन लिया और इस रेखांकित अंश की सविस्तार व्याख्या कर ली। इसके बाद कहा गया है कि शब्दों से परे कुछ नहीं है और उनके पार भी। ये जो वाक्य दिया है इसको आपको डिकोड करके इसका अर्थ बताना है। तो क्या अर्थ हो सकता है? देखिए, शब्दों की सीमा विस्तीर्ण होती है और जितनी भी पूरी सृष्टि है, पूरा संसार है, वो शब्दों के माया जाल से ही बुना हुआ है, उलझा हुआ है, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो न तो कुछ इनके दायरे से बाहर है और न ही कुछ इससे पार निकल सकता है, क्योंकि ये अनंत है, दूर दूर तक फैले हुए हैं। शब्द ही जीवन का मंतव्य और क्रियान्वयन है। यह जीवंतता के सर्जक है, मतलब ये जीवंतता जो चैतन्य अवस्था होती है उसका सृजन करते हैं, क्योंकि निःशब्दता तो केवल मृत्यु के बाद ही संभव है। मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है? निःशब्द अवस्था होती है, यानी बिल्कुल सन्नाटा। कहते हैं ना, मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि सन्नाटे का तात्पर्य है मृत्यु और शब्द का मतलब है जीवन। तो जब शब्द जीवन के साथ जुड़ गया तो फिर उसका कोई और अंत ढूंढना मुश्किल, ठीक। और मृत्यु तक ही नहीं, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो मृत्यु एक जो प्रक्रिया उसकी हम देखते हैं। मतलब हमने ये कहा ना कि मृत्यु जो है वो निःशब्द होती है, लेकिन निःशब्द जो शब्द हमने इस्तेमाल किया, निःशब्द आप लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? इस प्रकार से लिखिएगा। तो ये भी तो एक शब्द है अपने आप में। मृत्यु खुद एक शब्द है, उसका अर्थ जो है वो अलग चीज़ है। अर्थ से यहाँ कोई सरोकार नहीं रखना है। तो इसकी भी रचना जो है उसको करने वाले कौन है? शब्द ही है। मतलब शब्द से ही सब कुछ गढ़ा हुआ है, ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। शब्दों का जाल इतना रहस्यमयी होता है कि पूरी मानव सभ्यता और उसके पूरे क्रियान्वयन का जो उत्तरदायित्व है, सुख दुख, संस्कृतियाँ, क्षेत्रीयता, सब कुछ इसके परिधिबंध में जकड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके परिधिबंध को दर्शा सकते हैं, इसकी सीमाओं को दर्शा सकते हैं। सीमाएं है ही नहीं है तो आप ये बताइए कि ये असीम है, और इसीलिए न तो कुछ इनसे बाहर है न कुछ इनके परे है। इस प्रकार से हमने देखा शब्दों से परे भी कुछ नहीं है और उसके पार भी कुछ नहीं, क्योंकि चारों ओर शब्द ही शब्द बिखरे। अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अगले पैराग्राफ यानी अवतरण 2 में आपसे कहा गया कि हमारा आचरण और व्यवहार गांधी जी के सादा जीवन, उच्च विचार की भावना पर आधारित होना चाहिए। अच्छी बात है, जहां साध्य की बजाय साधन की पवित्रता पर ज्यादा बल दिया जाता है। आज के दौर में जहां साध्य को साधने के लिए तमाम अपवित्र साधनों का इस्तेमाल चरम सीमा पर है, तो गांधी अपने हर रूप में प्रासंगिक हो जाते हैं। आधुनिक सभ्यता हमारे भीतर के इंसान को मारती जा रही है। मतलब कहा गया है कि आधुनिक सभ्यता में हमारे भीतर का जो इंसान है वो मरता जा रहा है। इस नितांत भौतिकवादी सभ्यता ने हमें रात को दिन में और सुनहरी खामोशी को पीतल के कोलाहल और शोरगुल में बदलना सिखाया है। अब ये जो वाक्य है इसी के नीचे रेखांकन है, मतलब इसकी आपको व्याख्या करनी होगी, तो ध्यान से देखिएगा। बस हम खुद का विकास करना चाहते हैं और प्रकृति की कीमत पर पूंजी और धन दौलत की जो मरीचिका है हमें अपने लक्ष्यों से भटका लेती है। आइंस्टीन ने एक बार गांधी जी के बारे में कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं कर पाएंगी कि हाड़ मांस का कोई पुतला ऐसा भी हुआ था। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं कर पाएंगी कि हाड़ मांस के पुतले में कोई ऐसा इंसान भी बसता था इसी जमाने में। मतलब गांधी को एक इंसान के रूप में स्वीकार करना आने वाली पीढ़ियों के लिए जरा मुश्किल होगा। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी। और वैसे भी ये जितने भी महामानव होते हैं जो कि आम मनुष्यों से थोड़े अलग होते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते हैं बल्कि समाज के लिए जीते हैं। वो समय के साथ साथ धीरे धीरे महिमा मंडित होते होते ईश्वर के अवतारों में तब्दील हो जाते हैं। ये हमारा इतिहास इसका साक्षी, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। पहले तो इसका सारांश आपको व्यक्त करना है और वो 10 अंकों का है। उसके बाद रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है। तो 2 पंक्तियां इसमें रेखांकित है और उन्हीं पर हमें डिटेल में व्याख्या करनी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जब भी आप गद्यांश अवबोधन कर रहे हो तो शीर्षक को चुने बिना आपको कोई भी काम, मतलब किसी भी तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। न तो सारांश करना है, न संक्षेपण करना है, न व्याख्या करनी है, भले ही शीर्षक चुनने के लिए न कहा गया हो।
कहा गया है तब तो आप हर हाल में करेंगे, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं कहा जाता है तो अभ्यर्थी जो है वो सीधे सीधे सारांश लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए, शीर्षक निकालना ही आप ही के फायदे में होता है। शीर्षक निकालने के क्रम में आप पूरे गद्यांश को भली भांति खंगालते हैं और उसके बाद उसके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और वो सबसे ज़्यादा जरूरी। तो यहाँ शीर्षक क्या हो सकता है? आचरण का गांधीवादी दृष्टिकोण, इस प्रकार से हो सकता है, या और भी कई सारे शीर्षक आप गढ़ सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपके द्वारा चुना हुआ जो शीर्षक है वो गद्यांश का सही परिचय दे रहा हो। अब इसके बाद इसमें कहा गया है कि सारांश प्रस्तुत करिए। तो सारांश आप छोटा ही लिखिएगा। छोटे में कैसे लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि गांधीवादी दर्शन हमें सादे जीवन और पवित्र आचरण की शिक्षा देता है, और वर्तमान समय में जब सही गलत के अंतर को भूलकर हित साधने का उद्यम जमकर हो रहा है, तो ऐसे में गांधी स्मरणीय हो जाते हैं। पीतल के नकली आवरण में लिपटा हुआ भौतिकवाद हमें पथभ्रष्ट कर रहा है, यानी रास्ते से भटका रहा है, और यही वजह है कि आइंस्टीन जैसे प्रकांड भौतिकविद जो हैं वो भी गांधी के सम्मुख नतमस्तक थे। मतलब आइंस्टीन जो थे वो बहुत बड़े फिजिक्स के जानकार थे, मतलब वैज्ञानिक थे, इसमें परिचय के वो मोहताज नहीं है। लेकिन वो भी गांधी जैसे जो समाजसेवी थे। गांधी जी का मूल स्वरूप क्या था? आंदोलनकारी का नहीं था, बल्कि एक समाजसेवी का था। तो उनके सामने ये भी नतमस्तक थे। तो इस प्रकार से हम सारांश कर सकते हैं। लिखने के लिए इसमें हालांकि बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, लेकिन सारांश करते समय हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि लेखक सोच क्या रहा था गद्यांश को लिखते वक्त। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद सारांश करने के बाद रेखांकित पंक्तियां हैं। तो पहली रेखांकित पंक्ति जो है उसको ध्यान से देखिएगा, वो थोड़ी उलझी हुई है। इसमें कहा गया है कि इस नितांत भौतिकवादी सभ्यता में, यहाँ देखिए, हमें इस नितांत भौतिकवादी सभ्यता ने हमें रात को दिन में और सुनहरी खामोशी को पीतल के कोलाहल और शोरगुल में बदलना सिखाया है। इसका क्या मतलब निकल सकता है? तो भौतिकवादी सभ्यता का सबसे बड़ा अवगुण ये होता है, वैसे तो तमाम अवगुण हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोष ये है कि झूठी चमक और पीतल के मुलम्मे के पीछे ये अपना काला चेहरा, जो बुरा पक्ष है, उसको छिपा लेती है। नैतिक मूल्यों के साथ सुकून भरी रातों के स्वर्णिम उपहार का हम तिरस्कार करके, या हम शब्द की जगह आप मनुष्य भी लिख सकते हैं, तो मनुष्य इस पूरी स्वर्णिम उपहार का तिरस्कार करके अच्छे बुरे हर तरीके के संसाधन को अंगीकृत करने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ भौतिकवाद की प्राप्ति के लिए। सोना बेचकर पीतल मोल लेना घाटे का सौदा तो है ही है, साथ में आने वाली नस्लों के लिए विध्वंसक भी। मतलब जो स्वर्णिम उपहार हमें मिल रहा था उसको हमने ठुकरा दिया और पीतल की चमक के पीछे अंधाधुन भाग रहे। तो ये घाटे का सौदा नहीं है तो और क्या है। लेकिन मानव जाति इस चीज़ को समझ नहीं पा रही और इसका परिणाम काफी विनाशकारी होगा। इसको यहाँ कहा गया प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति की उदारता तो हमें दिखती ही नहीं, केवल प्रकृति से मिलने वाला फायदा ही लुभाता है। आधुनिकीकरण का शोर हमारे कानों को बहरा बना चुका है और आज का बुद्धिमान मनुष्य इस शोर को जीवन का संगीत समझ बैठा है। यही शोर हमें अच्छा लगने लगा है, हम इसके आदती बन गए हैं, वास्तविक शांति और चिंतन से कहीं दूर जा चुके। जीवन को स्वर्णिम उपहार, माफ कीजिएगा, जीवन तो स्वर्णिम उपहार था, पर पीतल का खोखला पात्र ही हम यहाँ हमारे द्वारा बनाया हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन जो है वो एक स्वर्णिम उपहार की तरह प्रकृति की ओर से या ईश्वर की ओर से हमें मिला था, जिसमें कि बहुत सारे बड़े बड़े उद्देश्य निहित थे। लेकिन हमने क्या किया, उसे अपने तरीके से ढालकर और बिना सोचे समझे उसमें परिवर्तन करके उसे पीतल का एक खोखला पात्र बना दिया, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, कम से कम सोने के सामने तो बिल्कुल ही नहीं। और इस कारण गांधीवादी दर्शन प्रासंगिक हो जाता है, जिसमें हमें उबरने का रास्ता मिलता है। मतलब इस जो माया जाल और भ्रम जाल फैला हुआ है, इससे बाहर निकलने का रास्ता गांधीवादी दर्शन से होकर जाता है, ऐसा लेखक कहना चाह रहा है। हमारे जीवन में सरलता और उच्च बौद्धिकता मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए, और गांधी जी इसी बात को कहते थे। तो यहाँ गांधीवादी दर्शन को जोड़ा गया है जीवन की यथार्थता से, और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा जो इसमें रेखांकित पंक्ति है उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, यहाँ आप देखें, हमारी आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं कर पाएंगे कि हाड़ मांस के पुतले में ऐसा कोई इंसान हुआ करता था। मतलब गांधी के जन्म के ऊपर लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे, मानेंगे कि वो कोई दैवीय शक्ति है। तो इसकी व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं? गांधी जी के जीवन आदर्श और सदाचार इतने बेजोड़ हैं कि सदियों तक वह मानव जाति के लिए प्रतिमान बनकर या पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहेंगे। और आज का समाज गांधी को पुस्तकों में पढ़ता है, संचार माध्यमों से सुनता है, लेकिन यह जानता है, मतलब आज के समय के हम लोग गांधी जी को हमने जीवंत रूप में तो देखा नहीं। बस जो किताबें हैं या जो चित्र उनके उपलब्ध हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्री उनके ऊपर बनी हुई है या तमाम जो संचार साधन है, उसके द्वारा हम जानते हैं कि गांधी जी थे और किस प्रकार के थे, क्या उनके अंदर गुण था, कैसे दिखते थे, ये सब जानते हैं। लेकिन आगे की जो पीढ़ियां हैं वो इसके बारे में कुछ और सोचेंगी। तो उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि गांधी एक सत्यनिष्ठ और आदर्शवादी मनुष्य थे, ये हमें पता है, जिनके सत्य प्रयोगों और अहिंसा के डंडे ने ब्रिटिश सत्ता की 200 साल से भी ज्यादा पुरानी जो उच्च श्रृंखलता है उनको उखाड़ने का काम किया। अब यहाँ ये मत कहिएगा कि गांधी जी ने अकेले नहीं किया, वो ठीक है, गांधी जी के अलावा बहुत सारे ऐसे गुमनाम लोगों ने भी योगदान दिया जिनका नाम तक कोई नहीं जानता है। लेकिन इसमें से एक ही व्यक्ति को यहाँ फोकस किया गया है। यहाँ अपनी बुद्धि नहीं चलानी, लेखक के हिसाब से चलना है, लेखक ने जो लिखा है। कुछ पीढ़ियों बाद हड्डी का ये जो अर्धनग्न ढांचा है ये अवतार कहलाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये संभव है क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जो है उनके पास हमारे जितना डाटा नहीं होगा। ये चीजें तब भी सुरक्षित रहेंगी जो आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि इस प्रकार का हड्डियों का ढांचा कभी हुआ करता था, मतलब मनुष्य के रूप में। तो वो इन्हें अवतार घोषित कर सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक अवतार पुरुष के रूप में लोग जिन व्यक्तिगत गुणों की अभिलाषा रखते हैं वह सब गांधी जी के अंदर विद्यमान थे। एक अज्ञात कवि की अंतःवाणी कहती है, अब यहाँ कवि का नाम जब ना पता रहे तो अज्ञात ही लिख दीजिए, लेकिन क्रेडिट दीजिए, और अगर खुद की वाणी है तो स्वयं के शब्दों में ऐसे लिख दीजिए।
तो उसमें आप देखिए, जब व्याख्या की जाती है ना, तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आप कुछ पद्य का भी सहारा ले सकते हैं, अगर चाहे तो। उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि व्याख्या थोड़ी नए ढंग की हो जाएगी। तो इसमें आप पद्य क्या जोड़ सकते हैं? इस युग में भी जब पिसी हुई जनता ने हाहाकार किया, तब राष्ट्रपिता जगनायक ने उनकी रक्षा का भार लिया। सत्याग्रह और अहिंसा का लोगों ने देखा चमत्कार, पशुबल असफल हो गया और हिंसा की पूरी हुई हार। ठीक है। और उसके बाद की जो पंक्तियां हैं वो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना काम का है, मतलब जितनी पद्य पंक्तियां आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हो उतना इस्तेमाल कर लीजिए। अगर 2 लाइन ही काम की है तो 2 लाइन ही लिखिए। इस प्रकार से आप जोड़कर इसमें बहुत कुछ व्याख्या में इंक्लूड कर सकते हैं और अपने पक्ष को बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर गद्यांश अवबोधन एक बोनस की तरह से होता है, इसमें आप दूसरों से अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने किया। अब इसके बाद चलते हैं पत्र लेखन की ओर। और पत्र लेखन में हमें पहले तो परिपत्र की परिभाषा और नमूना देना पड़ेगा, और उसके बाद दूसरे वाला जो खंड है उसमें कहा गया है कि स्वयं को खंड विकास अधिकारी मान लीजिए, सुभाष रंजन, मतलब आप सुभाष रंजन की भूमिका में हैं। और जिला सूचना अधिकारी मनीष देशवाल जी को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, जिसमें कि ब्लॉक के द्वारा प्रसारित अनियोजक सूची की अविलंब सूचना कार्यालय के माध्यम से अविलंब विस्तारित करने का मित्रवत आग्रह किया गया। क्योंकि ये अर्ध सरकारी पत्र है तो यहाँ आग्रह मित्रवत होगा, यानी प्रेमपूर्ण शैली में होगा। तो आइए इन दोनों पत्रों को पहले देख लेते हैं कि ये लिखे कैसे जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिपत्र को। तो इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी नीति विषयक मामले की जानकारी उन सभी विभागों या कार्यालयों को देनी होती है जो कि उस विषय से संबंध रखते हैं। ठीक है। और उदाहरण के लिए अब यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए कि अनुसूचित जातियों का जनप्रतिनिधित्व जो है उसके मामले में अगर मान लीजिए कि शासन के द्वारा कोई महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय लिया गया है, मतलब नीतियों को क्रियान्वित करने से संबंधित कोई फैसला लिया गया है और शासन चाहता है कि उक्त नीति विषयक निर्णय भी सभी की जानकारी में हो, मतलब जो निर्णय लिया जाए उसकी जानकारी सबको हो जाए, तो ऐसे में एक परिपत्र जारी करके संबंधित जानकारी उन्हें दी जा सकती है। मतलब एक साथ कई सारे लोगों को सामूहिक रूप से सूचित करना, ये मूल रूप से परिपत्र का उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर परिपत्र का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसमें लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जहां से परिपत्र जारी किया गया है उस विभाग, मंत्रालय, कार्यालय का नाम ऊपर लिखकर और नीचे ऐसे परिपत्र हेडिंग डालकर, और उसके बाद जैसे कार्यालय आदेश लिखा जाता है या विज्ञप्ति का आकार होता है, वैसे ही नीचे बड़े पैराग्राफ में अपनी बात को कहें और नीचे जिसको जिसको ये पत्र जारी करना है उसके लिए प्रतिलिपियां प्रेषित कर दें। और दूसरा तरीका ये सरकारी पत्र वाले ढांचे पर होता है, तो आप सरकारी पत्र वाले ढांचे पर ही करिए। देखिए प्रेषक कौन है इसमें, ये एग्जाम्पल है, आप जो चाहे वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। परिपत्र संख्या यहाँ पर दी हुई है और संख्या है 7/1/2005। तो ये जो पत्रांक होता है इसको असल में बाईं तरफ नहीं बल्कि दाहिनी तरफ सबसे ऊपर रखा जाता है। तो इसकी दिशा यहाँ थोड़ी सी गलत है, इसको पहुंचा दीजिए राइट साइड में सबसे ऊपर, ओने, ये यहाँ पर। ठीक। इसके बाद अब प्रेषक का नाम पहले लिखिए। तो प्रेषक कौन है यहाँ पर, श्री सुंदर प्रकाश वातल जी हैं, जो कि विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। और भेजा किसको जा रहा है ये परिपत्र, तो 3 अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि समस्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश शासन और समस्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश शासन। ये 3 लोगों, मतलब 3 अलग अलग क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जा रहा है। और किस विभाग से ये जारी हो रहा है, तो नियुक्ति विभाग है का इसका अनुभाग है, लखनऊ इसका स्थान है। और यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्थान और दिनांक है ये हमेशा बाईं तरफ, माफ कीजिएगा दाहिनी तरफ, यहाँ इस जगह पे होता है। मुख्य बात को लिखने से पहले, विषय को लिखने से पहले यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद बीच में होता है विषय। ठीक, यहाँ विषय लिखा नहीं है, जो कि होना चाहिए। जो शासकीय पत्र का ढांचा होता है लगभग वैसे ही परिपत्र होते हैं, तो इसमें विषय आवश्यक होता है। विषय लिख दीजिए। और विषय यहाँ पर क्या है कि जो विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है उसके दशा को सुधारने से संबंधित शासनादेश के बारे में, इस प्रकार से आप विषय लिख सकते हैं, या जो भी आपका विषय हो उसको आप वहां जोड़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि पत्र का विषय हमेशा संक्षिप्त रहे। एक वाक्य में रहे तो बहुत अच्छा है, अगर एक वाक्य में नहीं सिमट रहा है तो 2 लाइन इसमें हो सकती है। अब यहाँ संबोधित किया गया है जैसे सामान्य तौर पर सरकारी पत्र में किया जाता है। तो महोदय, मुझे आपका ध्यान विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण तथा उनकी दशा सुधारने संबंधी समय समय पर जारी किए गए शासनादेश की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का आदेश हुआ है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लिए गए उक्त आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन हो और अधिकारियों द्वारा इस दिशा में किए गए कार्य का उचित मूल्यांकन हो सके। शासन ने यह निश्चित किया है कि सेवाओं में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को पूरा करने और तद विषयक विभिन्न शासनादेशों को कार्यान्वित करने के लिए जो भी अधिकारी उत्तरदायी हैं उनकी चरित्र पंजिका में उच्च अधिकारियों द्वारा वार्षिक प्रविष्टि देते समय अन्य बातों के अतिरिक्त इस दिशा में किए गए उनके प्रयासों का भी आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी बात को कह सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि पत्र की भाषा काफी घुमावदार है, मतलब लच्छेदार ढंग से उस चीज को कहा गया है, तो आप इसे सरल भाषा में भी लिख सकते हैं। बस यही है कि सस्ती भाषा नहीं होनी चाहिए। सरल और सुबोध भाषा ये पत्र में स्वागत के योग्य होती है, लेकिन सस्ती और बाजारू भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, बस यही ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पत्र के दूसरे हिस्से में दूसरा नंबर, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब पहला पैराग्राफ हम डालते हैं तो उसमें पहला नंबर नहीं डालते, मतलब नंबरिंग करते वक्त 1 नंबर नहीं डाला जाता है। पहले को पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे और जब दूसरा पैराग्राफ हम बनाएंगे या दूसरी लाइन शुरू करेंगे तो उसके लिए दूसरा नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ दूसरे हिस्से को दर्शाया गया है, उक्त आदेश सभी विभागाध्यक्षों, आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों तथा संबंधित अधिकारियों पर समान रूप से लागू होंगे। ये हमारा पूरा परिपत्र का मेन विषय वस्तु था, जिसको कि कलेवर कहा जाता है। ये जो है इसको, इस हिस्से को कलेवर कहते हैं। इसके बाद और पूरा जब पत्र का ढांचा बनाते हैं तो उसको प्रारूप कहते हैं।
अब इसके बाद यहाँ देखिए दाहिनी ओर नीचे लिखा हुआ है भवदीय, और जिन्होंने पत्र को प्रेषित किया है उनका यहाँ हस्ताक्षर रहेगा और नीचे उनका पद नाम यानी विशेष सचिव। प्रतिलिपियां अगर भेजनी है तो यहाँ नीचे प्रतिलिपि का उल्लेख कर देंगे, प्रतिलिपियां प्रेषित, और जिसको जिसको भेजनी है उसके लिए आप क्रमबद्ध तरीके से उसे लिख देंगे। ये आपका परिपत्र का ढांचा है। इसके बाद अब जो तीसरे का ख वाला पार्ट था, यानी तीसरे का पहला पार्ट तो हमने देखा, परिपत्र का यहाँ नमूना देख लिया। अब अर्धशासकीय पत्र हमें एक लिखना था जिसमें कि खुद को मनीष देशवाल मानना था जो कि जिला सूचना अधिकारी है, माफ कीजिएगा, खुद को सुभाष रंजन मानना था और मनीष देशवाल जो कि जिला सूचना अधिकारी है उनको पत्र लिखना था। तो इसमें लिखने के दो तरीके होते हैं। कहीं कहीं जो डीओ होते हैं, मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर होते हैं, उसमें प्रेषिती का नाम एकदम नीचे बाईं ओर होता है पत्र में। बाईं ओर का मतलब यहाँ जो लेफ्ट साइड, यहाँ पे एकदम नीचे लिखते हैं जब पत्र समाप्त हो जाता है पते सहित। और कहीं कहीं क्या करते हैं कि ऊपर ही लिख देते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं और प्रेषक और प्रेषिती का नाम उल्लेखित होना चाहिए, बस इससे मतलब है। तो इसमें आप देखें कि श्री मनीष देशवाल, जिला सूचना अधिकारी प्रयागराज, इनको संबोधित करते हुए, प्रिय मान्यवर, आपको ज्ञात तो है ही कि नवीन संशोधित अभियोजन सूची का प्रकाशन यहाँ आप देखें सूची का प्रकाशन खंड विकास कार्यालय की ओर से कर दिया गया है। यह जनहित में प्रत्यक्ष तौर पर संबद्ध विषय है। मनीष जी, सूचना प्रसारण में जिला सूचना अधिकारी की क्या भूमिका है यह आप मुझसे बेहतर समझते हैं क्योंकि आप खुद वही हैं, और इसलिए आपसे आत्मीय आग्रह है कि संबंधित सूची का प्रकाशन विस्तारण सभी मीडिया संसाधनों के माध्यम से कराने का उद्यम करें, और अभियोजन सूची इस पत्र के साथ संलग्न है, वहां से आप संदर्भ ले सकते हैं। आशा है कि आप अविलंब प्रकाशन कराकर खंड विकास अनुभाग को बहुमूल्य योगदान देंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मित्रवत शैली, मतलब जैसे एक अपने से निहायत ही अपने व्यक्ति से बात की जाती है, उसी अपनत्व के साथ बात की गई, और इसीलिए इस प्रकार के पत्रों में विषय कदापि नहीं लिखना चाहिए, तो विषय यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ इनका जो पता है मनीष देशवाल जी का, वो दे रखा है उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय सूचना क्रियान्वयन अनुभाग, 12 दिसंबर 2021 की तारीख पर ये पत्र जारी किया गया था। लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ऊपर आप अपना संबोधन लिख दीजिए और उसके बाद नीचे जो पत्र का एकदम आखिरी सिरा है, यहाँ आप देखें, ये आप देख रहे हैं ना, संलग्नक है अभियोजन सूची वाला, तो इसी के आसपास यहाँ पे जो प्रेषिती है उसका नाम पता लिख दिया जाता है। तो वो अर्ध सरकारी पत्र का भी एक ढांचा है, आप चाहें तो वैसे बना सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों में कोई समस्या नहीं। नीचे यहाँ अपना हस्ताक्षर आप करेंगे, जब अपना पूरा यहाँ पूरी बात को कह लेंगे तो भवदीय हस्ताक्षर सुभाष रंजन की भूमिका में आपने लिखा है, और आपका जो पद है वो क्या है, खंड विकास अधिकारी का है। तो इस प्रकार से ये डेमी ऑफिशियल लेटर है, इसमें कोई तय प्रारूप नहीं होता है, एक पत्र के जैसा ढांचा होता है, और पत्रांक लिखना आवश्यक है। तो पत्रांक लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप बीच में लिखिए, बीच में सबसे ऊपर, और नहीं तो फिर राइट साइड में कोने लिखिए सबसे ऊपर। अब इसके बाद चलते हैं आगे, ये तीसरे का क और ख हमने देखा जो कि पत्र लेखन से संबंधित था। इसके बाद अब जो चौथे का यहाँ पे चौथा प्रश्न जो है वो शुरू होता है, और इसमें उत्तर देखने से अच्छा है कि आप प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका यहाँ पर है, और इस प्रश्न में पहला जो पार्ट है चौथे का क, उसमें कहा जा रहा है कि अभी और अभी उपसर्ग का इस्तेमाल करके 5-5 शब्द बनाने। तो अब इसे बना लीजिए, बहुत सारे बन जाएंगे। उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ले आ देता है। तो अविचल हो सकता है, अविराम हो सकता है, अभिमत हो सकता है, अभिभ्रांत हो सकता है, अवितर्क हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द बन सकते हैं। इसके बाद अभी उपसर्ग का इस्तेमाल करके 5 बनाना है, तो इसमें तो ये सिंपल है, अभिलाष हो सकता है, अभिमान हो सकता है, अभिजात, अभिनीत, अभिशप्त, इस प्रकार से अनेकों शब्द बन सकते हैं। अब यहाँ कहा गया कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, तो अंतर तो आप जानते ही हैं, एक आगे जुड़ता है, एक पीछे जुड़ता है। लेकिन इसको और फैला कर लिखेंगे तो उपसर्ग जो है ये शब्दकोश या अवयव, मतलब एक शब्दकोश का शब्द है जिसको कि अवयव कहा जा सकता है, और ये किसी शब्द के पहले लगकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो उपसर्ग मतलब उप धन सर्ग, ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है। उप का मतलब होता है समीप या निकट या पास में, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या रचना करना। तो पास में बैठकर ये दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है और उसमें कुछ नई रचना को सामने ले आता है। और उसी प्रकार से प्रत्यय है तो उसमें पीछे जोड़ने का प्रावधान होता है, मतलब किसी भी शब्द के पीछे ये पूंछ की तरह जुड़ जाता है और उसके अर्थ में या उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है। तो इसके बीच का अंतर आपको दिखाना था। अब अंतर दर्शाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पैराग्राफ में ही लिख दीजिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि बीच में लाइन खींचकर एक तरफ उपसर्ग लिखा और दूसरी तरफ प्रत्यय लिखा और दोनों का तुलनात्मक अंतर दिखाया, मतलब इसमें जो लिखा उसी की तुलना करते हुए यहाँ पे एक वाक्य दिया। ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता है, तो इससे आप दर्शा सकते हैं। इसके बाद जो चौथे का ग वाला पार्ट है उसमें विलोम शब्दों का पूछा गया है, मतलब जो शब्द दिए हैं उनका विलोम आपको बताना है। तो पहला है विलोपन। अब बताइए कि विलोपन का क्या विलोम हो सकता है। तो विलोपन का हो जाएगा प्राकट्य, विलोपन मतलब होता है लुप्त होना, गायब होना, तो इसका हो जाएगा प्रकट होना यानी प्राकट्य। इसके बाद यहाँ आप देखें विग्रह दिया है, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, तो संधि मतलब होता है जोड़ना। व्यवस्था का अव्यवस्था हो जाएगा, इसमें अ उपसर्ग लगाकर आप काम कर सकते हैं। दोषी का निर्दोष हो जाएगा, माफ कीजिएगा निर्दोष का दोषी हो जाएगा, यहाँ निर्दोष दिया है ना तो इसका उल्टा क्या होगा, दोषी हो जाएगा। मोचन, मोचन मतलब होता है मुक्त करना, मुक्ति दिलाना, तो इसका ग्रहण या ग्रास हो जाएगा यानी ग्रसना। इसके बाद अब वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें ढूंढना है, तो पहले वाक्य देखते हैं। वह शस्य जो पूरे वर्ष उगाया जा सकता हो, शस्य का मतलब वनस्पति, जो खाद्यान्न वनस्पति होती है उसको कहा जाता है। तो जो वनस्पतियां पूरे वर्ष भर उगाई जा सकती हैं और उनका लाभ लिया जा सकता है उसको क्या कहा जाएगा, 12 मासी, जो कि 12 महीने उगाया जा सके। इसके बाद अगला वाला देखिए,
सूर्य की आभा से यहाँ देखिए ये दूसरा वाला वाक्य, ये पहला हमने देख लिया, 12 मासी इसका शब्द हो जाएगा। सूर्य की लाल आभा से युक्त पूर्व दिशा, पूर्व दिशा के बारे में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जब सूर्य का उदय होता है पूर्व दिशा में तो उस समय जो लालिमा छाई रहती है और वो जो पूर्व दिशा की स्थिति होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं प्राची। ठीक है, यहाँ पर उसे प्राची कहते हैं। इसके बाद देखिए दानवों के 3 पुरों का एक निशंग संधान से ध्वंस करने वाले। निशंग मतलब होता है मतलब धनुष पर बाण चढ़ाकर। देखिए निशंग जो शब्द है उसका अर्थ पहले समझ लीजिए। निशंग का मतलब यहाँ कई तरीके से लिया जा सकता है, एक तो तलवार या खड़ग भी होता है, दूसरा सबसे जो इसका प्रामाणिक अर्थ है वो इसका तुड़ीर से तात्पर्य होता है, जो बाणों को रखने के लिए काम में आने वाला एक पात्र होता है, कंधे पे उसको लटकाकर जो तीरंदाज होते हैं वो भ्रमण करते हैं। तो यहाँ निशंग शब्द उचित नहीं है, इसकी जगह बाण लिखना ज़्यादा सही रहेगा या शर लिखना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो दानवों के 3 पुरों का एक शर के साथ संधान से ध्वंस करने वाले व्यक्ति। तो दानवों के 3 पुर ये अगर आप देखें तो स्वर्णपुर, रजतपुर और कांसीपुर नाम के 3 पुर बसा लिए थे दानवों ने, और वहां पर वो बसते थे, मतलब निवास करते थे। और ये जो पुर होते थे ये उपग्रह की तरफ से थे, मतलब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहते थे और मायावी थे। इनमें से राक्षस प्रकट होकर पृथ्वी पर आतंक फैलाते थे, फिर गायब हो जाते थे। तो देवताओं ने भगवान शिव से विनती की कि इनका कुछ निवारण करिए। तो ऐसे में शंकर जी अपना पिनाकी धनुष उठाते हैं, उस पर एक ही तीर चढ़ाते हैं और इंतजार करते हैं कि ये तीनों सैटेलाइट जो है वो एक सीध में आए, मतलब अलाइन हो आपस में। और जैसे ही इनका अलाइनमेंट होता है वैसे ही वो शूट कर देते हैं, मतलब एक तीर से तीनों पुरों का संधान कर देते हैं, और इसीलिए उनको त्रिपुरारी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द में आप चुनेंगे त्रिपुरारी। ठीक, इसके बाद जो वस्तु देखने योग्य हो यानी दर्शनीय, और जिस व्यक्ति को तत्काल में अपना कर्तव्य ही नहीं समझ में आ रहा हो कि अब करें तो क्या करें, तो उसको कहेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़। तो यहाँ तक हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द को कंप्लीट किया। अब इसके बाद नंबर आता है शुद्धिकरण का। तो वर्तनी और वाक्य शुद्धि ये दोनों ही सिलेबस का हिस्सा है। फिलहाल पहले वाक्य को देखते हैं। तो मैं तेरे लिए मुंबई गया था, तो ये तेरे लिए वाला जो फंडा है ये फिल्मों में काम करता है, हमारी हिंदी में नहीं काम करेगा। तो मैं तुम्हारे लिए मुंबई गया था। ठीक है, इसके बाद मोहन और मीरा तथा रामू, यहाँ देखिए मोहन और मीरा तथा रामू जलेबी खाने बाजार को गए। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, मोहन मीरा और रामू या मोहन मीरा तथा रामू जलेबी खाने बाजार गए, ऐसे लिखेंगे। इसमें बहुत सारे अनावश्यक शब्दों का समावेश है, इसलिए वाक्य में त्रुटि थी। इसके बाद बंदी के पांव हथकड़ियों से जकड़े थे। पैर में जो कैद करने के लिए पहनाया जाता है जंजीर, उसको बेड़ी कहा जाता है। तो पैर में हथकड़ी कैसे आ सकती है, इसलिए ये शब्द का चयन यहाँ गलत किया है। बंदी के पांव बेड़ियों से जकड़े थे। इसके बाद देखिए मैं रोज प्रातः काल की बेला में योग करने तालाब पर जाता हूँ। तो प्रातः काल यानी सुबह का समय, काल जो यहाँ शब्द दिया है ना उसका मतलब होता है समय, और बेला का भी मतलब होता है समय। तो 2 बार समय का ही समानार्थी लिखने की क्या आवश्यकता है। तो इसमें से आप या तो ऐसे लिख सकते हैं कि मैं रोज प्रातः बेला में, या मैं नित्य प्रातः बेला में योग करने तालाब के पास जाता हूँ, ना कि तालाब पर जाता हूँ। तालाब के ऊपर बैठकर तो आप योग करेंगे नहीं। तो वाक्य की संरचना यहाँ सही करनी थी। नाटक मत करो, सच सच बताओ बात क्या है। अब इसको आप कैसे सही करिएगा, ये जो वाक्य है देखने में तो कुछ ठीक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं बिना नाटक किए सच बताओ। सीधी बात है, बिना लाग लपेट का। यहां तक हमने वाक्यों को शुद्ध किया है। इसके बाद अब च वाले हिस्से को देखिए जिसमें कि वर्तनी शुद्ध करनी है। तो लिखा हुआ है पुलिंदा। अब इसमें ल पे बड़ी की मात्रा है, तो पढ़ेंगे क्या, पुलिंदा। और होता क्या है, पुलिंदा जल्दी से बोल देते हैं, यानी ल पे छोटे उ का उच्चारण होता है, तो यहां होना चाहिए पुलिंदा, यानी ल पे ऐसे। वैशम पायन कैसे लिखा हुआ है, जैसे बोला गया वैशम पायन, जबकि होता है वैशम पायन। श को हम लोग बड़े वाले श की तरह से यानी तालव्य श की तरह से उच्चारण करते हैं, यानी हमारी जीभ जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो हमारे तालू से जाकर लगती है, न कि मूर्धा से। और यहाँ पर जो मूर्धन्य श है उसका इस्तेमाल किया है, मतलब इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि जीभ जो है वो मूर्धा से लगेगी, तो उच्चारण गलत हो जाएगा। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, वैशम पायन। इसको हम लिखेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। चाहे तो आप आधा म लिख कर लिख लीजिए, और नहीं तो इसके ऊपर एक ऐसे बिंदी लगाकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद है वैजंती। अब ये वैजंती जो है इसको कैसे शुद्ध करेंगे, तो वैजयंती होता है। ठीक है, यहाँ य का उच्चारण नहीं किया गया है। लघुर्मी लिखा हुआ है, लघुधन उर्मी, तो इसमें दोनों जब जुड़ते हैं तो यहाँ घ पे बड़ी उ की मात्रा हो जाती है, लघुर्मी। और हंसी ये ऐसे लिखा है हंसी, जबकि होता क्या है हंसी, तो ये चंद्र बिंदु का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, जो कि नहीं किया गया है। इस प्रकार से आप वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। एक बार उच्चारण करके देख लीजिएगा तो आपको अपनी गलती का एहसास वैसे भी हो जाएगा। इसके बाद अब 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां मुहावरे हैं कुल मिलाकर 10, और प्रत्येक मुहावरा 3-3 नंबर का है। तो पहले आपको उसका अर्थ लिखना होगा और उसके बाद एक उचित वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो पहला जो मुहावरा है वो क्या कहता है, ये मुहावरा नहीं बल्कि एक लोकोक्ति है जो कि कबीरदास जी के द्वारा अक्सर कही जाती थी। तू कहता कागज की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी। कबीर जो थे वो निरक्षर थे, मतलब जो उस समय के पढ़े लिखे पंडित हुआ करते थे उनकी दृष्टि में निरक्षर थे, क्योंकि उन्होंने पाठशाला की चौखट कभी नहीं लांघी। हालांकि गुरु रामानंद से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उसके बावजूद जो साक्षरता का प्रतिमान होता है या एक प्रमाण होता है वो उनके पास नहीं था। हाँ, सामाजिक अनुभव इतनी ज़्यादा मात्रा में थे कि उसी के बूते वो अच्छे अच्छे लोगों को हरा देते थे। तो वो कहते थे कि तुम जो है वो कागज पर लिखे हुए की बात करते हो, मतलब कागज पर जो लिखा हुआ है उसी को सत्य मानकर बैठे हो और उसी के आधार पर तर्क देते हो, और मैं जो आंखों से देखता हूँ
और परखता हूँ, उस पर यकीन करता हूँ और उसी के सहारे बात करता हूँ। तो अनुभव जनित जो ज्ञान होता है वो हमेशा लाभदायक होता है और वही सटीक होता है। किताबी ज्ञान हमेशा काम नहीं देता। तो यहाँ कुल मिलाकर इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? तो प्रत्यक्ष देखी बात पर विश्वास करना, सीधा इसका मतलब है। और इसका प्रयोग क्या हो जाएगा? तो प्रयोग भी आप कबीर पर ही कर लीजिए। कबीर नितांत यथार्थवादी थे। आप इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? कबीर दास जी जो थे वो नितांत यथार्थवादी थे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, यही सामाजिक दृष्टिकोण उनका हमेशा रहा था और इसी के सहारे वो बड़े बड़े निष्णात विद्वानों को चित कर देते थे। इसके बाद अगला है ड्योढ़ा कटना। ड्योढ़ा कटने का मतलब बट्टा लगना या चूना लगना नहीं होता है, ये ड्योढ़ी से तात्पर्य है। पहले के समय में जब बंटवारे होते थे, आजकल तो बंटवारे के दूसरे मापदंड हैं, लेकिन पहले के समय में जब घर बंटता था तो उसमें चौखटें भी बंट जाती थी आपस में। चौखट उस समय पुरानियों का शरीर माना जाता था, तो ये मतलब ग्रामीण मानसिकता थी। तो ड्योढ़ा जब कटता था तो ये माना जाता था कि पुरनिया यानी जो पितरों की आत्माएं हैं वो भी आपस में डिवाइड हो गई, मतलब जितने पट्टीदार और जितने भाइयों में बंटवारा हुआ है सबके पास थोड़ी थोड़ी चली गई। तो ये ड्योढ़ा कटने की प्रक्रिया होती थी, इसका मतलब था बंटवारा होना। तो इसमें आप प्रयोग कैसे कीजिएगा? जब घर की दहलीज में ड्योढ़ा कट ही गया तो अब किस बात का संकोच? पहले के लोग इसका बड़ा ही मतलब लिहाज करते थे, डरते थे इस चीज़ से कि बंटवारा कहीं ना हो जाए, और बंटवारा होना बहुत बड़ी बात थी। मतलब पहले के समय में ये शर्म की बात थी, लोग निंदा करते थे। लेकिन आज के समय में है तो मतलब जैसे ही माता पिता ने आंख मूंदी वैसे ही घर बढ़ जाता है। तो अब समय बहुत बदल गया है, लेकिन पहले की कहावतें हैं। और इसके बाद आप देखें कि टेढ़ा चंद यहाँ दिया है, तो टेढ़ा चंद का मतलब होता है फितरती इंसान, जो कि हमेशा तिकड़म सोचता रहता है। ठीक है, धनी राम की बात पे भरोसा मत करना, वो पूरा टेढ़ा चंद है। इसके बाद आप देखें दिन में तारे नजर आना। अब इसका क्या मतलब होगा? ये तो सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव या कष्ट का अनुभव करना या बदहवासी की जो स्थिति होती है उसमें भी कहा जाता है कि मतलब दीवार से सिर टकरा गया तो दिन में तारे नजर आने लगे। इस प्रकार से इसका वाक्य में प्रयोग करना इतना मुश्किल नहीं है। कठिन प्रश्न पत्र ने परीक्षार्थियों को दिन में तारे दिखाने का काम कर दिया। इसके बाद अंगूठी का नगीना, यानी बहुत ही मूल्यवान या महत्वपूर्ण, सुंदर और सजीले से भी लोग लगाते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए, एक मुहावरे या लोकोक्ति के कई मतलब हो सकते हैं, तो उसमें से आप जो लिखिएगा वो सही हो जाएगा। बस ये है कि मतलब ठीक होना चाहिए। अब यहाँ बहुत मूल्यवान या महत्वपूर्ण के तौर पे अगर हम इसका अर्थ लें अंगूठी के नगीने का, तो वाक्य में प्रयोग आप क्या कीजिएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माता की अंगूठी के नगीने थे। इसके बाद 400 BC करना, ये तो आप जानते ही हैं, बेईमानी करना इसका तात्पर्य होता है, वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। इसके बाद उधेड़ बुन में पढ़ना, यानी उधेड़ना और फिर बुनना और फिर उधेड़ देना फिर बुन लेना। उधेड़ बुन का मतलब समझ रहे हैं? वस्त्र बीन रहे थे या स्वेटर बुन रहे थे, पहले बुनाई की, उसके बाद समझ में आया कि फंदा गलत जगह डाल दिया तो फिर उसको उधेड़ दिया, फिर बुनाई की, फिर उधेड़ दिया। यानी आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको असल में करना क्या है, मतलब दुविधा की स्थिति। इसको आप ऐसे समझिएगा, मतलब गहराई में जाकर समझिएगा तो अर्थ अच्छा समझ में आएगा। दिल्ली जाने का प्रस्ताव मिलने पर मैं उधेड़ बुन में पड़ गया कि जाऊं कि ना जाऊं। इसको किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति भी कहा जा सकता है। इसके बाद है खेत रहना, यहाँ आप देख रहे हैं, तो शहीद होना इसका तात्पर्य होता है। युद्ध में असंख्य वीर जो है वो खेत रहते हैं और यही विडंबना है। नेक्स्ट, आंखें दिखाना, क्रोध का प्रदर्शन करना, धमकाने के लिए भी आंख दिखाई जाती है। किसी को घूर कर देखा कि हिम्मत मत करना मेरे पास आने की, तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल साहब राजू चपरासी को देर से आने पर आंखें दिखाने लगे। सुरखाब के पर जड़ना, कहते हैं ना तुम्हारे ऊपर क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो तुम्हें मैं इतना भाव दूं। तो इसका प्रयोग क्या हो सकता है? प्रयोग ये हो सकता है कि जरूर मिताली के ऊपर सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो तुम उसके पीछे दीवाने बने हो। तो इतना हो गया। इसमें मुहावरों के हमने वाक्य में प्रयोग भी किए और अर्थ भी लिखे। बस यही ध्यान दीजिएगा कि अर्थ लिखने के बाद ही वाक्य में प्रयोग करना है हर परिस्थिति में, ऐसा नहीं करना है कि सीधे वाक्य में प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर हमने इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट किया है और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।